गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है, वो शायद आज शाम भी हों। मैं और नूरुल हक कादरी साहब इसमें शरीक हैं हुकूमत की तरफ से। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। लेकिन जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो जीटी रोड खोल देंगे और अपने मरकज़ को वापस जाएंगे, जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मामलात तय हो जाएं। अगर नहीं हो सकते, जो कि अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई 79 तंजीमें इस मुल्क में कालअदम हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। कोई उनको मौका मिलता है वो इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं। आज जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी बुनियादी वजह यह है कि उन मुजाहिदीन से झूठ बोला गया। आज इतने अरसे से उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उसका क्या निकाला क्या है? हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। हम जितना सब्र कर सकते हैं हम वो सब्र कर रहे हैं। आप एक जत्था लेके आप समझें कि आप हमें मजाक बना देंगे, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया। पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर ना समझें। कलअदम तंजीम के हालिया एहतजाज ने मुल्क भर में एक मरतबा फिर बेचैनी की फजा कायम कर दी है। मजहब के नाम लेवा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार बकौल हुकूमत वक्त क्लाशनकोफे थामे जिन पुलिस एहलकारों को निशाना बनाकर शहीद कर रहे हैं, वो भी उसी अल्लाह को सजदा करते हैं और उसी रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं। माजी में इसी कलअदम तहरीक के एहतजाज में शिरकत करने की अपने कारकुनान की ख्वाहिश से उस वक्त की हुकूमत को धमकाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में आने के बाद इस जमात पर भारतीय फंडिंग से मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के इल्जाम आयद कर रही है। सवाल यह है कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जो दाइए हक इंसान तो क्या जानवर की तकलीफ पर भी अपनी आंखें नम कर लिया करते थे, उनके नाम पर सड़कें बंद करने, मुल्क में खौफ की फजा कायम करने और कुफ्र शिर्क के सर्टिफिकेट्स बांटने का यह सिलसिला कहां तक जाएगा? और क्या मुल्क की सियासी तारीख में अपने सियासी मुखालिफिन को मजहब कार्ड से जेर करने वाली हमारी तमाम तर सियासी क़यादत क्या मुल्क में अमनो बर्दाश्त की फजा कायम कर पाएगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी और सबसे अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि कलअदम तंजीम पर तशद्दुद, एहतजाज, रास्ते बंद, अवाम को मुश्किलात, मौजूदा बहरान में ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, उसका क्या किरदार है? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस सारी अहम तरीन बहस में आप बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं भी, क्योंकि माजी में जो एहतजाज हुए ज़ाहिर आपकी वज़ारत उज़्मा के दौरान भी हुए और PMLN ने भी डील किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में PMLN का बतौर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात क्या मौक़िफ़ है? सर देखिए, मौक़िफ़ हम क्या रखेंगे जब आप बात करने के काबिल ही नहीं हैं। आप कलअदम तंजीम कहते हैं, कौन सी कलअदम तंजीम है? क्या वही कलअदम तंजीम जो मुल्क के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेती रही, जिसने पिछले जनरल इलेक्शन में पंजाब में तीसरे नंबर पर वोटें हासिल की, जो अभी कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में उनके लोग मुंतखब हुए? तो जब आप नाम ही लेने की इजाज़त ना दें तो जाहिर यही होता है कि आप कोई बात छुपाना चाहते हैं। ये अगर ये मसला बड़ा हसास मसला है, नामूस रसालत की बात है। ये आज से 6 महीने पहले भी ये मामला हुआ था। उस वक़्त भी इसी किस्म की एक लाहौर में जंग की फ़ज़ा देखी गई। बहुत से लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, पुलिस के भी हुए, मुजाहिदीन में से भी हुए। पार्लिमान तक बात आई, पार्लिमान में रेजोल्यूशन पास हुआ। उस दिन भी हुकूमत बदनीयती करके पार्लिमान से भाग खड़ी हुई। तो आज भी यही कैफियत है कि एक वज़ीर कहता है जी ये जो है ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, कलअदम तंजीम है, दूसरा मुज़ाकरात कर रहा है। तो क्या आप कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं? किस बात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं किसी को इल्म नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारे करते हैं, एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है। इसलिए और फिर जब आप हक़ाइक़ अवाम से छुपाने की कोशिश करेंगे, अभी खबर आई है कि 11 पुलिस के अफसरान शहीद हुए हैं इस सारे मामले में। ये भी खबरें आई हैं कि जो ऑटोमेटिक असला इस्तेमाल हुआ है मुजाहिदीन की जानिब से। ये भी खबरें आई हैं
कि रॉकेट लॉन्चर रॉकेट भी मारे गए हैं। ये भी खबरें आई कि पुलिस ने भी बहुत से मुजाहिरीन को शहीद किया है। आज हकीकत का किसी को इल्म नहीं है। जब आप हकीकत को अवाम के सामने नहीं आने देंगे तो फिर कभी मामला तय नहीं होते। अच्छा, फिर इबाहम पैदा होता है। आप ये देख लें कि जो बड़े हमारे शहर हैं आज उनकी सड़क, मेजर सड़कों पर, बड़ी शाहराहों पर खंदकें खोद कर, कंटेनर लगाकर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा अब्बास साहब, जब आज से 6 माह पहले पार्लियामान में ये मामला सामने आया था इस माहिदे के मुताबिक भी, तब भी आपका ये मौक़िफ़ था कि गवर्नमेंट हमसे भी छुपा रही है, माहिदा हमारे सामने नहीं लेकर आ रही। अब आपने हालिया भी बयान दिया कि हुकूमत अवाम के सामने सच नहीं रख रही। अभी भी आप हकीकत की बात करें, क्या है वो सच या वो हकीकत जो गवर्नमेंट छुपा रही है अवाम से? मैं क्या कह सकता हूँ? माहिदा हुकूमत ने किया, मुजाहिरीन चले गए, आज वो 6 महीने बाद वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो माहिदा था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो अवाम के सामने रखें भाई, क्या आपने माहिदा किया था? तो जो माहिदा अवाम के सामने वो सच्चा माहिदा नहीं है। जो कारकुनान पर केसेस थे उनको ख़त्म करना, शेड्यूल 4 में से नाम निकालना, करारदाद ऐवान में रखना फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए, ये माहिदा वो नहीं है जो हुकूमत अवाम से शेयर भी कर रही है। हमें तो नहीं पता ना, अवाम को बता दें कि क्या माहिदा आपने किया था। आप करते हैं हुकूमत के रेट की बात करते हैं, फिर माहिदे भी उन्हीं मुजाहिरीन से करते हैं, फिर कहते हैं जी ये, एक वजीर कहता है जी ये बैंड नहीं है, प्रोस्क्राइब्ड है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब भी बैंड ही होता है कि ये सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकती, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो इतना इबहाम है इन सब वज़रा की बातों में, वज़ीर-ए-आज़म की बातों में। और फिर जिस तरह न्यूज़ मीडिया पर एक ब्लैक आउट है, जब आप ब्लैक आउट करते हैं तो मतलब यही होता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख लें कि मुल्क में बड़ी अपोजिशन है, उसने आज तक इस मामले पर कोई गैर संजीदा, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का बयान नहीं दिया। हम ये समझते हैं कि मुल्क के मामले कितना हसास मसला है, लेकिन आप ये खुद देख लें कि जो हुकूमत का रवैया, पंजाब हुकूमत का देख लें, आज पूरा सूबा रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। ऐसी खबर कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 40-50 साल में कभी ऐसा मामला हुआ हो। तो जब माजी में आपके दौर में ये फैज़ाबाद पर आए और एहतजाज किया, तब आपने भी मदद तलब नहीं की थी फौज से? नहीं, हमने फ़ौज से मदद तलब नहीं की। उस वक्त कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था इस्लामाबाद पुलिस को कि आप 2 दिन में मुजाहिरीन को हटाएं, और जब वहाँ पर कोशिश की गई तो वहाँ पर मुजाहिरीन के पास बेहतर आंसू गैस और बेहतर चीज़ें मौजूद थीं, तो पुलिस को पसपा होना पड़ा। उसके बाद वहाँ रेंजर तैनात नहीं हो सके। तो ये एक बदनसीबी है। तो अब्बास साहब, अगर मुजाहिरीन के पास, आप भी अभी जिक्र कर रहे हैं कि बेहतर हथियार थे, बेहतर आंसू गैस थी, डिफेंड वो बेहतर तरीके से कर सकते थे, तो जो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब अब कहते हैं कि इनको भारत की फंडिंग है और भारत की और गैर मुल्की फंडिंग पर मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, तो फिर इस बात में कुछ ना कुछ हकीकत है। ये आखिरी हरबा होता है, जब आपके पास कोई दलील ना रहे तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं भारत के एजेंट हैं। तो ये जो लाखों लोग आज नामूस रसालत की बात कर रहे हैं, जो अपने एहतजाज कर रहे हैं एक मसले पर, इनको आप भारतीय एजेंट समझते हैं? बड़ी एक अजीब बात है ये। मैं कहा ना कि जब हमारे पास कोई दलील नहीं रहती तो हम एक दूसरे पर भारत के एजेंट होने के इल्ज़ाम। बतौर वज़ीर दाखिला उनके पास इंटेलिजेंस की ऑब्वियसली रिपोर्ट्स होती हैं, बतौर वज़ीर आज़म क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी? क्योंकि डेफिनेटली वज़ीर आज़म के पास भी तो रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई तो आवाम से बता देना कि आपको क्या खबर आई है, किसने पैसे भेजे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान के पैसे तो PTI के अकाउंट्स में आए हुए हैं। अब मैं कहना शुरू कर दूँ कि ये भारतीय एजेंट हैं, यहाँ पर हर एक में भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। तो आज फिर वही इल्ज़ामात हैं। अगर भारतीय एजेंट तो कार्रवाई करें, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी ने पैसा भेजा है, किसको भेजा है, पकड़ें उनको। आप हुकूमत हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना, मामले को इश्तिहाल देना, इससे मसले हल नहीं होते। तो अब्बास साहब, अगर मुज़ाकरात गवर्नमेंट इनसे करती है तो बकौल आपके एक तरफ गवर्नमेंट कदम कर रही है, एक साथ मुज़ाकरात कर रही है, अगर हुकूमत रेंजर्स को तयनात करती है तो बकौल आपके हुकूमत ताकत का इस्तेमाल कर रही है, फिर हुकूमत कौन सा रास्ते इख्तियार करे? क्योंकि इस मामले को हल भी तो करना है। नहीं, हल करें ना, मैं तो नहीं कह रहा कि आप हल ना करें। मैं कह रहा हूँ कि हक़ाइक़ क्यों आवाम से छुपा रहे हैं? हक़ाइक़ छुपाने से आपको क्या हासिल होगा? हक़ाइक़ उस वक़्त छुपाए जाते हैं जब आपकी बात में कोई दलील ना हो, जब आप ऐसा काम कर रहे हो जो गैर कानूनी हो, या आपने माजी में ऐसा किया हो जो छुपाने के काबिल हो। तो ये तो आप अपनी जो बात है उसी को आप बिगाड़ रहे हैं और उसी पर आप नाकाम हो रहे हैं। आज हुकूमत
की एक वाज़ेह नाकामी है कि पूरा मुल्क का सबसे बड़ा सूबा रेंजर के हवाले कर दिया गया, खंदकें खोदी जा रही हैं शाहराहों पर, कंटेनर लगे हुए हैं सूबे में हर जगह पर, सड़कें बंद हैं। तो ये एक नाकामी है हुकूमत की। तो अब्बासी साहब, क्या इसको आप हुकूमत की नाकामी करार देंगे या फिर आप इसको रियासत की बदनामी का बायस करार देंगे? क्योंकि इस तरह के जो एहतजाज हैं ये हमने आपकी हुकूमत में भी देखे, अब भी देखे, और बकौल शेख रशीद साहब कोई गारंटी नहीं दी जा सकती अगर ये कल वापस चले जाए तो परसों दोबारा वापस ना आए। तो ये तो एक मुस्तकिल मसला है, इसको हल करने के लिए क्या सियासी क़यादत एक पेज पे नहीं आ सकते? जी, जब हुकूमत अपनी नाकामी को रियासत की बदनामी में तब्दील कर दे, जो कि आज हो रहा है, तो फिर मामले ख़राब होते हैं। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, हमने रियासत को बदनाम नहीं होने दिया। हमने मुल्क पर, हमारा दारुल हुकूमत बंद था, यहाँ पर जो तमाम जो 60-70 जो सफ़ीर रहते हैं वो यही रिपोर्ट भेजते थे कि सबसे बड़ी शाहराह जो है मुल्क की, उसकी वो शाहराह बंद है, जो दारुल हुकूमत है वो एयरपोर्ट से कट चुका है। ये हकायक थे उस जमाने के। लेकिन हमने फिर दौर में जो इक़दाम किए वो कोई ऐसे इक़दाम तो नहीं थे जिनसे इस मामले का खात्मा हो सके। दोबारा अगले दौर में ये आ गए, आपके दौर में वज़ीर कानून भी मुस्ताफ़ी हुए, आपके वज़ीर दाखिला को निशाना भी बनाया गया। तो ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए जिससे ये मामला हमेशा के लिए, ये बेयकीनी की सूरत हाल तो ख़त्म हो, वरना ये नवंबर दिसंबर का सीज़न, फरवरी मार्च अप्रैल का सीज़न एहतजाज का सीज़न होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए एक ट्रुथ कमीशन बनाने की ज़रूरत है कि माजी में क्या होता रहा, उसी से आपको सबक हासिल होगा कि आज क्या हो रहा है और उस मसले को हल करने का तरीका क्या है। यही होता है। आप नईमुल हक साहब ने जो फरमाया है, जो एक टीवी उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, उसी से आप अखज़ कर लें कि मुल्क के हालात क्या हैं, इन मामलात के पीछे होता क्या है, इनसे क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये खराबियाँ हैं हमारे मुल्क की। जो मुल्क आइन के मुताबिक ना चलता हो उसके यही मसाइल होते हैं जो आज हमारे हैं। यानी इस मौजूदा मामले पर अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेगी, रियासत की नेक नामी के लिए और रियासत के ऊपर ये जो मामलात और ख़तरा मंडला रहे इसको दूर करने के लिए। जी, हुकूमत बैठना चाहे तो बैठेंगे ना, मैं उनके घर के पर जाकर दस्तक तो नहीं दूंगा कि आए मेरे साथ बैठ जाएं। हुकूमत वो है, अगर वो ये महसूस करते हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान के हुकूमत को, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको एक सफ़े पर होना चाहिए, तो पार्लिमान ही वो रास्ता है। पार्लिमान तो यहाँ मफलूज है, यहाँ तो हम पार्लिमान बंद करके ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो जब पार्लिमान मफलूज होगा, अपोजिशन को आप गाली निकालेंगे और धमकियाँ देंगे, तो फिर मुल्क में जमहूरियत तो ना रही ना, फिर ना जमहूरी कदरें रहीं, ना अखलाकी कदरें रहीं, फिर क्या बात करेंगे आप। ये मामला पार्लिमान में आया था, उस दिन भी फैसला हुआ था कि एक रेजोल्यूशन पास होगा, एक तकरीर हुकूमत करेगी, एक अपोजिशन करेगी। रेजोल्यूशन टेबल हुआ, एक तकरीर हुकूमत ने की, स्पीकर साहब असेंबली का इजलास बंद करके फरार हो गए। ये जमहूरी रवैये मांगा था कि क्या अपोजिशन की तरफ से भी कुछ तजावीज़ इस करारदाद में आई? जी बिल्कुल, अपोजिशन तरफ से मैंने तकरीर करनी थी उस दिन। स्पीकर साहब, ये तयशुदा बात थी कि सिर्फ एक तकरीर हुकूमत करेगी, अपना मौक़िफ़ देगी, एक तकरीर अपोजिशन करेगी, अपना मौक़िफ़ देगी। तो जब हुकूमत ने बात कर ली तो स्पीकर साहब इजलास बर्खास्त करके फरार हो गए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप समझते हैं कि अगर पार्लिमान में उस वक्त ये मामला हल हो जाता और इस करारदाद पर कोई सैर हासिल और नतीजा खेज बहस हो जाती तो ये मामला आज इस तरह से सामने ना आता हमारे? जी, कम से कम हक़ाइक़ तो अवाम के सामने आ जाते हैं ना कि सारा मामला है क्या। आज तो हर किस्म का इबाहम मौजूद है कि जनाब क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, हर कोई क्या साराई हर किस्म की जारी है। तो कम से कम आप इससे तो बच जाते हैं। हक़ाइक़ अब्बासी साहब, फिर दोबारा सवाल ये ना कि हैं क्या, क्योंकि ठीक है अभी आप अपोजिशन में, ज़ाहिर है अब शायद आपकी एक्सेस उस तरह से ना हो जिस तरह गवर्नमेंट की है, लेकिन आपकी भी तो हुकूमत के दौर में ये सारा मामला उठा था, तब भी तो कोई हक़ाइक़ सामने आए होंगे। जी, उस वक्त तो हकीकत थी कि जो बिल सेनेट में पास हुआ है, जिसमें जो हलफनामा है, उसके जो वर्डिंग थी उस पर इख्तलाफ था। तो उस वक्त भी सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे गए कि वो क्या मामला था, लेकिन फिर भी उसके बाद बातचीत हुई, मसला तय हो गया। और आज 3 साल के बाद, 4 साल बाद उस मामले की हकीकत अवाम के सामने आई है कि खुद PTI उसके अंदर मुलव्वस थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस जो गलती थी उस कानून के अंदर, जो ख़राबी थी, उसका इजहार
JUI के सेनेटर हमदुल्ला साहब ने निशानदेही की कि ये है। जो हुकूमती बेंच थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, इसको ठीक करें। उसको वोटों की अददी बरतरी के ज़रिए PTI और पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी उस रेजोल्यूशन को दुरुस्त करने की सेनेट के अंदर। वहाँ से ये सारा मामला पैदा हुआ। तो उस वक़्त हुकूमत जो थी वो कह रही थी कि बिल्कुल ये मामला जो बात हुई है दुरुस्त है, इसको ठीक किया जाए। अपोजिशन ने कहा नहीं जी नहीं, हम तो यही रखेंगे जो है। तब पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही थी इस मामले पर, सारे सियासत कर रहे थे। ये सियासत का मामला नहीं है, तो हम इसमें सियासत नहीं करना चाहते। आज अवाम की तकलीफ़ है, उसकी बात करें। आज मुल्क के मसला महंगाई का मसला है, मुल्क के अंदर ये इंतशार नहीं होना चाहिए जो आज नज़र आता है। इसलिए हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। जिस जमहूरी मुल्क में अवाम को हक़ाइक़ से महरूम किया जाता है, वो वहाँ पर ना हुकूमत चल सकती है, ना वहाँ पर मुल्क के मामलात चल सकते हैं। तो अब चूंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि आज शाम को दोबारा गालिबन वो मुज़ाकरात करेंगे उनके मुताबिक, क्या उनके बयानात से या उनकी पॉलिसी से आपको वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं? प्रेशर में जी, प्रेशर में वो होता है जिसको मुल्क की परवाह होती है, वो प्रेशर महसूस करता है। यहाँ तो ना वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की परवाह है, ना अवाम की परवाह है, ना उसकी वज़रा को परवाह है। वो तो अपने खेलने में लगे हुए हैं। तो फिर ये इतने सख्त इकदाम ले क्यों रहे हैं? क्योंकि कह तो रहे हैं कि लोगों के लिए ले रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ले रहे हैं इकदाम। ये उनकी जिम्मेदारी है। जब आप हुकूमत में होती है आपकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वो जी, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वो। जिम्मेदारी अदा कर रहे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। जब पुलिस पर गोलियां और रॉकेट चलने शुरू हो जाएं, जब पुलिस भी सैकड़ों मुजाहिरीन को या शहीद कर दे, ज़ख्मी कर दे, फिर आप नाकाम हो गए, फिर घर जाने का वक्त होता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने बतौर वज़ीर इत्तलात जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले शेख रशीद साहब से पहले, तो उन्होंने कलअदम तंजीम को मिलिटेंट विंग करार दे दिया और कहा इनसे ऐसे डील करेंगे जैसे मिलिटेंट विंग के तौर पे करते हैं। बाद में एक निजी टीवी प्रोग्राम पे शेख रशीद साहब ने उनके बिहाफ पर माफ़ी भी मांगी। ज़ाहिर आपने वो क्लिप्स देखे होंगे। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला हमारे एक पेज पर नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्या ये मामला इतना कन्फ्यूज़ कर रहे हैं इनको भी? देखिए, मैं तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये तो हुकूमत चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंसों और ट्वीट के ऊपर है, और वो भी आपस में तजाद होता है। तो मेरी इन दोनों से गुजारिश होगी कि जब भी प्रेस से बात करें तो मिलकर बात किया करें। एक ही काबीना के मेंबर हैं। जब वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो वो अपनी काबीना की नुमाइंदगी करता है। तो यहाँ काबीना के बयानात भी आपस में नहीं मिल रहे, तो ज़रा बयानात मिला लिया करें। ये यहाँ मुझे एजेंडा कुछ और नज़र आता है इन दोनों वज़रा का। वो क्या नजर आता है आपको? वो आपको वक्त बताएगा। आप पहले बता दें, हम देख लेंगे। मैं क्या सराही नहीं करता, लेकिन ये तमाम तमाशे मैंने पहले देखे हुए हैं। क्या आप इन दोनों शख्सियात को इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल में देख रहे हैं? ये वक्त आपको बताएगा। नहीं, फिर भी मतलब आपका एजेंडा आप कैसे बता दें? क्या सराही नहीं करता, ये आपको वक्त बता देगा। अच्छा भाई साहब, जब PTI पर अभी ये तनकीद की जाती है कि जी मुल्क में जो इंतशार है और जो धरनों की सियासत है, हालिया तारीख में, सियासी तारीख में PTI ने इसकी राह हमवार की। जब आपके दौर में 26 दिन का धरना भी हुआ, पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ, PTV की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ, तो PTI एक डिवाइड क्रिएट करती है कि वो सियासी धरना था, एहतजाज था, वो मुतशद्दुद नहीं था, उसमें इश्तियाल नहीं था। कलअदम तंजीम का तशद्दुद वाला एहतजाज है। अब चूंकि आपने डील किया है कलअदम तंजीम को भी और इनके भी एहतजाज को, आपके नज़दीक वाकई फ़र्क है दोनों के एहतजाजों में? तशद्दुद उस वक़्त होता है जब आप एक गैर जमहूरी तर्ज अपनाते हैं। यहाँ पर हमने तशद्दुद नहीं होने दिया। यहाँ पर तशद्दुद बिल्कुल हो सकता था। उस वक़्त भी यही रेंजर थी, यही पुलिस थी, और वहाँ पर तो एक सूबाई हुकूमत हमलावर हुई थी मुल्क के दारुल हुकूमत पर, खुल्लम खुल्ला। तो ये मामला थे, तो उसको बड़े बर्दाश्त के साथ हमने उस मामले को निभाया। यहाँ 5 महीने जो गालियाँ बकी गई हर किस्म की पार्लियामान के बाहर, जिसको आपके और पाकिस्तान के हर TV चैनल ने 24 घंटे कवर किया और एक एक लफ्ज़ आवाम को दिखाया, तो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क यही है कि यहाँ उस वक्त बर्दाश्त थी, आज बर्दाश्त नहीं है। उस वक्त हक़ाइक़ अवाम के सामने थे, आज हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं है। अच्छा अवैस साहब, कुछ तरह अपोजिशन की सियासत के अगर मामलात आपसे डिस्कस करें, PDM के क्या मामला चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है उनसे वापसी की? उनके PTM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की ना ख्वाहिशमंद है ना ज़रूरत है उसकी। हम एक 8 जमातों का इत्तेहाद हैं, उसको 2 जमातों ने खुद छोड़ा। वो आज भी अपोजिशन में हैं,
पार्लियामानी अपोजिशन में हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ठीक है, हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं, वो अपने तरीके से अपोजिशन कर रहे हैं, तो ये मामला चलता रहेगा। पीडीएम एक तहरीक है और उसका वाहिद मकसद मुल्क में के अंदर आइन के निज़ाम को लाना है, मुल्क के इदारों को आइनी हदूद में रखना है, और हम ये समझते हैं कि यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। तो यही दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है अपनी ओपोजिशन के लिए, अवाम के लिए तहरीक है, आइन की सुप्रीमेसी के लिए है। तो क्या आने वाले दिनों में रास्ते मिलेंगे दोनों जमातों के? रास्ते मिलेंगे। मैंने कहा ना कि अब पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट्री अपोजिशन एक ही है, और अगर मुल्की मामलात पर एक ही मौक़िफ़ है तो बिल्कुल इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। हम एज आ पीडीएम करेंगे, वो अपने एज आ जमात। खुर्शीद शाह साहब ने भी जो आज बयान दिया है कि मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है, दरवाजे भी खुलते हैं। ऑब्वियसली सियासत में आप भी कहते हैं दरवाजे बंद मुस्तकिल तौर पर नहीं होते, तो यानी आने वाले दिनों में जो आप लीडर्स हैं, जो सीनियर क़यादत है आप लोगों की, क्या सोचेंगे कि पीडीएम पीपल्स पार्टी इकट्ठे ही हुकूमत के खिलाफ चलें? क्योंकि ज़ाहिर महंगाई का सामना आवाम को करना है, आपका दावा भी यही है कि महंगाई से जान छुड़ानी है। जी, ये मामला पीपल्स पार्टी ही तय कर सकती है। जिन्होंने पीडीएम को छोड़ा था, तो जो आदमी छोड़ता है वही वापसी का रास्ता तलाश करता है। तो अगर वो वापसी का रास्ता तलाश करें तो पीडीएम वेलकम करेगी उन्हें? जी, तो रास्ता तलाश करें, एतमाद बहाल करें, जो तरीका होता है, जो मुरवजा तरीका होता है सियासत का। एतमाद कैसे बहाल करें? ये जब से शो कॉज मिला, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर गई, आपका तब से खैर यही बयान है कि वो एतमाद बहाल करें, और ये पीडीएम के किसी और रहनुमा ने वैसे इस तरह से कैटेगोरिकली नहीं भी कहा। कैसे बहाल करें एतमाद? मेरा ये काम है, कैसे बहाल करें। जो तोड़ता है वो जानता है उसने कैसे क्या तोड़ा था, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी एतमाद में क्या उसने कमी की थी, उस कमी को पूरा करें। एतमाद बहाल करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो जब अभी कुछ अर्सा पहले एक कमर ज़मान कायरा साहब ने जब दोबारा जिक्र किया पंजाब में अदम एतमाद का, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी नंबर्स बता दें, तो जो हमारे फिर MPs हैं वो आपके साथ होंगे। अगर वो नंबर्स बता दें आपको तो फिर आप साथ होंगे उनके? क्या इस तरह से एतमाद बहाल हो जाएगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि अदम एतमाद का रास्ता एक आइनी रास्ता है। आइनी रास्ता उस मुल्क में होता है जिसका निज़ाम आइन के मुताबिक हो। तो पीडीएम यही कह रही है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, वरना यहाँ कोई अदम एतमाद होने की तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ ना जमहूरी कदरें हैं, ना आइनी कदरें हैं, ना आइन की पासदारी है। इसलिए यहाँ पर आके नैब जो है वो 4 MPA वो उठा के ले जाएगी, 4 FIA ले जाएगी, 10 पुलिस ले जाएगी, अदम एतमाद कहाँ पे होगा? तो अगर बलूचिस्तान में अदम एतमाद, आप दिखा भी नहीं सकेंगे टीवी पर कि कौन से लोग उठा लिए गए। अगर बलूचिस्तान में अदम एतमाद वाला मामला आता सामने और इस तरह से मामला हल ना होता, तो पीडीएम का फिर उसूली मौक़िफ़ सूरत हाल में क्या होता? बलूचिस्तान में अदम एतमाद नहीं था, एक पार्टी की अंदरूनी जंग थी, और वो पार्टी जो गैर फितरी तौर पर बनी हुई थी, जिसका कोई वजूद आज से 3 साल पहले नहीं था, तो वो इक़्तिदार की जंग थी। हम इक़्तिदार की जंग में नहीं हैं। लेकिन बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें भी तो उसी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी जो आपके मुताबिक गैर फितरी तौर पर जी, वो मुकामी तौर पर वो वहाँ शामिल थी। अब वो शामिल कुछ नहीं है, कुछ शामिल हैं, वहाँ पर इत्तेहाद बना हुआ था। तो पीपल्स पार्टी का फिर यही एतराज़ सामने आया था उस वक्त भी कि सेनेट में आप लोगों को एतराज़ था कि पीपल्स पार्टी ने उसी जमात से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनके वोट लिए, जो फिर आप लोगों ने कहा वो सरकारी वोट्स थे और सारे तनाज़े की वजह बनी। लेकिन जहां पर अपोजिशन जो बलूचिस्तान में वो उसी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। अपोजिशन 2018 से उनकी अपनी वहाँ मुकामी सियासत है, सूबाई असम्बली में वो उसके अंदर शामिल थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। तो जो सेनेट के अंदर हुआ वो पीडीएम का एक फ़ैसला था कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। इस एतमाद को उन्होंने तोड़ा और खुल्लम खुल्ला तोड़ा, और 4 लोग अपोजिशन हुकूमती बेंच से उठाकर अपने साथ रखे और कहा जी कि हम ये अपोजिशन का हिस्सा हैं। तो इस वक्त 56 या 57 मेंबरान सेनेट के अंदर अपोजिशन का हिस्सा हैं। अगर वो हैं तो फिर सबसे पहले अगर अदम एतमाद ही करने हैं तो सेनेट से शुरू करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अच्छा, अगर सेनेट में अदम एतमाद जो है वो आपके नज़दीक आईनी ऑप्शन होगा? सबसे आसान है ना, आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके बेंचेस पे 56-57 आदमी बैठे हुए हैं, बड़ी सीधी अक्सरियत आपके पास मौजूद है, अदम एतमाद करके आजमा लें। अच्छा भाई साहब, अभी जो पीडीएम की तहरीक है, अब दोबारा से ज़ाहिर आप लोगों ने जलसों का और वो स्केड्यूल सारा सामने आ रहा है, अभी भी इस्तीफा वाला ऑप्शन कंसिडर करेगी पीडीएम? जी बिल्कुल, इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। वक्त पे इनको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑप्शन को, हालात को देख। आइंदा आम इंतखाबात से बेशक कुछ अर्सा पहले भी इस्तीफे देने पड़े, 1 दिन पहले भी इस्तीफे देने पड़े तो दे देंगे, 1 साल 1.5 साल पहले भी देने पड़े तो दे देंगे, लेकिन उसका एक मकसद होना चाहिए कि उससे क्या हासिल होगा।
तो अभी जो पीडीएम का आप लोगों का आला सतह का इजलास हुआ गालिबन को 2 हफ्ते पहले, उसमें मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी हम ज़िले सतह पर भी एहतजाज होंगे, धरने भी होंगे, फिर कारवान एंड पे होगा ऑब्वियसली। लेकिन उन्होंने साथ ये जुमला भी कहा हो सकता है हमें कारवान की तरफ ना जाना पड़े, हो सकता है मकासद हमें पहले ही हासिल हो जाए। क्या कोई बातचीत ऐसी चल रही है या क्या उन्हें कोई उम्मीद है कि क्या मकासद पहले हासिल हो जाए? जी, बातचीत पाकिस्तान के अवाम से चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, किसी और से बातचीत की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज हुकूमत में कोई अखलाकी कदरें हों, उनको आइन की परवाह हो, तो आज मुल्क की मुश्किलात का वाहिद हल है कि फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, वहीं से आपको हल मुल्क के मामलात का मिलेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए साद रफीक साहब ने उस हवाले से ये कहा है कि उनका ख्याल है कि पहले ख़त्म हो जाएगी। आप सवाल करते हैं, हम जवाब दे देते हैं, तो उस जवाब का मुझसे सवाल करना कोई बनता नहीं है। बहरहाल आपने कर दिया, मैं ये अज्यूम करके कर रहा हूँ कि बतौर लीडर PMLN उन्होंने ये बयान दिया, अगर तो फिर क्या PMLN समझती है कि ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं 5 साल पूरे कर सकेगी? इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। तो मैंने कहा कि अखलाकी कदरें हों तो आज खुद इनको घर जाना चाहिए और मुल्क के अवाम को एक दफ़ा फिर अपनी राय के इजहार का मौका देना चाहिए। यही पाकिस्तान के मसाइल का आज यही हल है। अच्छा अब्बास साहब, पाकिस्तान की अवाम को जो उम्मीदें, ज़ाहिर जो आपका वोट बैंक है, जो अपोजिशन से उम्मीदें हैं पाकिस्तान की अवाम को, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है? जिन तवक्कुआत की वजह से अवाम ने आपको वोट दिया, क्या वो तवक्कुआत पूरी कर रहे हैं आप? अवाम अमूमन हुकूमत से तवक्कुआत रखते हैं। अपोजिशन का रोल एक होता है, वो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन तवक्कुआत हुकूमत के पास होती हैं कि जब लोग वोट देते हैं तो वो आपको हुकूमत में लाने के लिए वोट देते हैं। जब वो वोट चोरी हो जाता है तो अवाम भी जानते हैं कि जिस मुल्क में वोट ही उनका चोरी हो गया, अवाम की राय के एहतराम नहीं हुआ, तो वहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा। लेकिन अपोजिशन के ज़ाहिर बयानात है ना अब के, अब चूंकि हुकूमत बकौल अपोजिशन के फेल हो चुकी है, गवर्नेंस में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डायरेक्शन नजर आती है, तो इसलिए अब अवाम को उम्मीद अपोजिशन से है। तो क्या अवाम की अब ये उम्मीदें अपोजिशन पूरी कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं अपोजिशन की, मुल्क के मसाइल की बात कर रहे हैं, जो फोरम अवेलेबल है उन पर करते हैं। यहाँ पार्लियामान तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके प्रोग्राम पे आते हैं, सड़कों पर जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, उनको मुल्क के मसाइल के बारे में बताते हैं, उसकी वजूहात बताते हैं, उसका हल बताते हैं। यही अपोजिशन होती है। कि लश्कर तैयार नहीं होता इस पर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन अगर फिर यही सारी सूरत हाल ज़ाहिर है, अगर बिलफर्ज अभी PMLN की गवर्नमेंट होती और पेंडोरा लीक्स में आपके किचन कैबिनेट के नाम आते और यही TLP जो कलअदम तंजीम है सड़कों पर होती, तो आप समझते हैं कि PTI उसी तरह से अपोजिशन करती जैसा अभी आप कर रहे हैं? PTI की अपोजिशन आपके सामने है। गाली गलोच हुकूमत में भी करते हैं, अपोजिशन में भी करते हैं। हर उल्टा सीधा इल्ज़ाम हुकूमत में लगाते हैं, वहाँ भी लगाते हैं। उनका अपना एक तर्ज सियासत है, हमारा वो तर्ज सियासत नहीं है। हमने हमेशा असूलों की बात की है, जमहूरी इक़दार की बात की है, पार्लिमानी निज़ाम की बात की है और आइन की बात की है। लेकिन इसके अंदर रहकर आप जो करें वो दुरुस्त है। इससे बाहर जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होता है। अभी एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिए, अपोजिशन की सीनियर क़यादत, अब ज़ाहिर आप उनमें सरकर्दा रहनुमा हैं सीनियर क़यादत में, ये बयानात सामने आते हैं जी गाली गलोच की सियासत, खा अपोजिशन में हो खा हुकूमत में हो, PTI ने उसको तरवीज दी। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि गाली गलोच की सियासत और इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ जो कि संगीन हो, वो आपकी जमात से भी होती रही हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी होती रही हैं? तो जी जहाँ से हुई है गलत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप खुद देख लें कि क्या रवैया हुकूमत में रहा है। क्या हमारे 5 साल में किसी शख्स ने हुकूमती बेंच से अपोजिशन को गाली निकाली है? क्या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीरों ने धमकी दी है? क्या मुल्क के वज़रा जो हैं वो हमलावर हुए हैं अपोजिशन लीडर पर तकरीर के दौरान? क्या कौमी असम्बली का स्पीकर भागा है कभी असम्बली बर्खास्त करके? क्या वहाँ पर ज़बानबंदी की गई है अपोजिशन की? ये आज मुल्क के हालात हैं, तो वो फ़र्क जो है वो बड़ा नज़र आता है। लेकिन अवामी इज्तिमात में सड़कों पर लटकाने वाले नारे या फिर पेट फाड़ने वाले नारे, इस तरह के नारे तो ज़ाहिर है आपकी या फिर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से आए हैं सामने, तो आप कंडेम करते हैं कि जो आप लोगों की भी सीनियर क़यादत ने पहले इस तरह की बातचीत की वो गलत थी? नहीं, मैं सियासी जो जलसा होता है उसमें कंडेम नहीं करता। ये हर पूरी दुनिया का हिस्सा है। सियासी जलसे में हम बात करते हैं, वो एक अवामी बात होती है, वो उसका एक मकसद होता है, वो एक सियासत है। जब आप पार्लियामान में बैठे होते हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म लोगों को धमकियां नहीं दे सकता, वो गालियां नहीं निकाल सकता, स्पीकर इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता।
यहाँ पर ये आम बन गया है, ये इतना आम हो गया है कि आज गाली निकालना एक मामूली बात है। आज एक दूसरे को किताबें मारना, असेंबली में गाली गलौज करना, अपोजिशन लीडर पर हमलावर होना, ये मामूली बात समझी जाती है। इसलिए वो सब चीज़ें अब एक पीछे रह गई हैं। अब एक नया कल्चर आ गया है सियासत में, और अल्लाह करे ख़त्म हो। तो ये ख़त्म होगा कैसे? इसके ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्हीं की जिम्मेदारी हमेशा जो इक़्तिदार में होता है उसकी होती है। माहौल को बरकरार रखना पार्लियामान में, सियासी निज़ाम में हुकूमत का काम है। मुझे आप बता दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, बहुत तलखी का ज़माना भी देखा है। कभी उन्होंने किसी को धमकी दी है, किसी को गाली दी है? क्या उन्होंने इजाज़त दी है कि उनके वज़रा किसी को गाली दें या उस पर किताबें मारें या हमलावर हों? ये एक मुख्तलिफ माहौल है, उनको वो माहौल मुबारक हो। हमारी सियासत तो आइन की सियासत है, पार्लिमानी रवायात की सियासत है और एक शाइस्तगी की सियासत है। ठीक है, बकौल आपके जिम्मेदारी हुकूमत की है, डेफिनेटली ट्रेजरी बेंचेस की इन तमाम तर कल्चर को प्रमोट करने की और बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर बकौल अपोजिशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, महंगाई और तमाम तर फैक्टर्स सामने हैं। फिर अवाम के पास मुतबादिल उम्मीद अपोजिशन से थी, अपोजिशन एक PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई, अवाम के हुकूक का नारा लगाया, अवाम की हिफाजत का नारा लगाया, कुछ जलसे किए, लेकिन फिर वो PDM में भी तकसीम पैदा हो गई। फिर हमने इख्तिलाफात भी देखे। क्या आप समझते हैं कि अवाम दोबारा PDM ने एतमाद बहाल कर लिया अवाम का? अवाम को राय के इज़हार का मौका दें, उनको फैसले का मौका दें। ये मैं और आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते कि अवाम क्या करेंगे, ये तो पोलिंग स्टेशन भी होता है। तो आज ज़रूरत ये है कि एक फौरी इलेक्शन हो और शिफाफ हो और अवाम की राय सामने आ जाए। जो राय वो करेंगे उसको सर खम करके सब तस्लीम कर लें। लेकिन जब इलेक्शन चोरी होंगे, जब गैर नुमाइंदा लोग पार्लियामान में आएंगे, जब गैर नुमाइंदा हुकूमतें बनेंगी, तो फिर मुल्क का वही हाल होता है जो आज है। तो कंटोनमेंट इलेक्शन के जो नतायज है या जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नतायज है, आप समझते हैं कि अवाम ने फिर आप पर एतमाद का इज़हार किया? देखिए, ये इलेक्शन हर एक की अपनी महरक़ात होती हैं, इसको आप उससे तशबीह नहीं दे सकते कि मुल्क के मामलात क्या हैं। मुल्क के मामलात अब सड़क पर जाए आपको नज़र आ जाएंगे। आज हर शख्स हुकूमत से मायूस हो चुका है, आज हर शख्स महंगाई का शिकार है, हर आदमी तकलीफ़ में है, मुल्क के मामलात बिगड़ रहे हैं, मईशत तबाह हो चुकी है, बैरूनी पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। और ये असरात आप मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत में एक गैर मामूली महंगाई, एक तारीख़ी महंगाई की सूरत में देख रहे हैं। तो जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो वहीं से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हमेशा आवाम की राय का एहतराम करें, ये बुनियाद होती है जमहूरियत की और एक मुल्क के निज़ाम की। तो ऐवान में जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है आपकी PMLN की, अंदर के मामलात अब हल हुए हैं, सेटल हुए हैं? क्योंकि जो जमहूरी इख्तिलाफात भी थे, जिनको डेफिनेटली आप भी और दीगर सीनियर रहनुमा भी तस्लीम तो करते थे कि जमहूरी इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, क्या वो इख्तिलाफात सेटल हुए हैं? अब कोई मतलब शहबाज शरीफ बमुकाबला मरीम नवाज साहिबा? जिस दिन ये इख्तिलाफात जमात में सेटल हो जाए तो जमात नहीं रहती। हर जमात के अंदर उसकी बुनियाद इख्तिलाफ राय में होती है। जमात का बयानिया बड़ा वाज़ेह है। जमात का बयानिया है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए, यही पाकिस्तान का हल है, यही हर शख्स कहता है। उसके बयान का तरीका फ़र्क होता है। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जो बात करते हैं वही जमात का बयानिया होता है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तो मैं हैरान हूँ कि TV पर हर रोज़ यही बात होती है, और मैं आपको बड़ा मशकूर भी हूँ कि आप इतने ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कहती है। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कोई दरार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय बेपनाह है और ये मामला आगे चल रहा है। आज भी पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं कि वही उनको एक बेहतर निज़ाम भी देगी, महंगाई को भी ख़त्म करेगी, मुल्क को बेहतर हालात देगी, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड उनके सामने मौजूद है। वो देख चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किन हालात में मुल्क किया और किन हालात में छोड़ा। तो इस PMLN का फेस क्या होगा आइंदा इंतखाबात के जो कैंपेन है, क्योंकि वक्त तो कम रह गया, सारे डिसाइडेड है कि फेस शहबाज शरीफ साहब हैं जो पार्टी के सदर हैं। कैंपेन को लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे, लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे। मरीम नवाज साहिबा का एक बहुत बड़ा रोल है कैंपेन के अंदर। आज वर्कर वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है, उनकी सलाहियतों को मानता है, तो वो सब मिलकर, ये कोई एक शख्स कैंपेन नहीं चलाता, लेकिन क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की होगी। तो नवाज शरीफ साहब क्या वापस आएंगे मुल्क इलेक्शन से पहले आने वाले कुछ अरसे में? क्योंकि कुछ बातें तो सामने आना शुरू हुई हैं, उठना शुरू हुई हैं कि शायद वापस आ रहे हैं या मुस्तबिल करीब या बैद में आएंगे। जी, वापस वो इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर आएंगे, हमारी ये राय है। लेकिन अगर उन्होंने समझा कि मैं इलाज अधूरा छोड़कर मुल्क की खातिर वापस आ जाऊँ, ये उनका फ़ैसला है
हम उस फैसले को भी कबूल करते हैं। उन्होंने पहले भी मुल्क से बाहर थे, उनकी ज़ौजा बिस्तर मर्ग पे थी, यहाँ पर इलेक्शन के ऐन दौरान तारीख पीछे कर कर एक जज को ब्लैकमेल कर कर उनको कन्विक्ट किया गया, फिर भी वापस आए अपनी बेटी के साथ और जेल चले गए। ये सब बातें तारीख का हिस्सा हैं। अभी उनकी ज़ाती राय वैसे इस वक्त क्या है उनकी? आपसे तो उनकी ज़ाती राय मैं नहीं जानता। मेरी राय उनको ये है कि इलाज करवा कर आएँ, क्योंकि सेहत के बगैर ये सियासत भी मुश्किल होती है। इलाज का कोई टाइम फ्रेम वगैरह वो कोई ये डॉक्टर तय कर सकते हैं, मेरे और नवाज शरीफ साहब के बस में ये बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, अभी जो NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन का मामला है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली शिबली फराज साहब ने ये तजवीज़ दी है कि EVM से ये इलेक्शन करा लें, क्योंकि डेफिनेटली एक तजुर्बाती तौर पर भी हो जाएगा, एक टेस्ट भी हो जाएगा। क्या आप हिमायत करेंगे इस तजवीज़ की? जी, शिबली फराज साहब तो यही कहेंगे कि ये इलेक्शन जीतने का वाहिद रास्ता उनके पास यही है कि EVM के ज़रिए रिगिंग की जाए इस इलेक्शन की। जिस निज़ाम पे वोटर का एतमाद ना हो, जो आपने टेस्ट ना किया हो, उसको आप इस तरह इलेक्शनों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ा ज़रूरी बात है। 37 नुकात तो अब तक इलेक्शन कमीशन रख चुका है। इलेक्शन कराना, शिबली फराज साहब आइन अगर पढ़ लें, ये उनका काम नहीं है। इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत का काम होता है कि उनकी मदद में आए वफाकी और सूबाई हुकूमतें, इलेक्शन कराने में उनकी मदद करें। यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है इस वक्त, वो साफ आ रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उस तरह इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट जो हवाला दे रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट का 2017, वो तो सारे आपके होते हुए आया था। उसके मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन टेस्ट के केस के तौर पर भी नहीं करा सकता, EVM इस्तेमाल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती? जी, वो जो इस्लाहात थी वो एक कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की थी। उस कमेटी में अक्सरियत अपोजिशन की थी। उसमें इस्लाहात में यही रखा गया था कि टेस्ट किए जाएंगे, ये निज़ाम टेस्ट किया जाएगा। उसके 2 या 3 टेस्ट हुए, तीनों फेल हो गए। इसलिए ये निज़ाम काबिल अमल नहीं है। इसको आप इस तरह इलेक्शनों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी तीनों टेस्ट अगर फेल हुए तो मुस्तकबिल में इम्कान भी रद्द किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बहुत से तरीके हैं। EVM का निज़ाम एक फरसूदा और नाकाम निज़ाम है जो दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 ममालिक इम्प्लीमेंट किया था और ख़त्म कर दिया था। आपको इवेंचुअली इंटरनेट वोटिंग पे आना पड़ेगा। उस निज़ाम को पर आप आज से काम करना शुरू करें तो 2-3 इलेक्शन में उसकी जो तमाम ख़राबी हैं वो दूर हो जाएंगी और मुल्क एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आ सकेगा। हमारा मसला असल में बुनियादी मसला इलेक्शन का वोटिंग के निज़ाम में नहीं है, इलेक्शन की चोरी में है। तो सबसे पहले वो कानून लाएं जिससे इलेक्शन की चोरी बंद हो सके। आप 100 निज़ाम ले आएँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आएँ, जो मर्जी ले आएँ, जब इलेक्शन की चोरी होती है उसको रोकने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कानून आप 2018 तक लाए? जी, ऐसा कोई कानून आप 2018 तक? हाँ, बड़ा सिंपल कानून है, आप एक कानून बना दें। ये अभी भी आइन की रूह तो यही है कि जो भी इलेक्शन में इंटरफियर करेगा उस पर आर्टिकल 6 का निफाज होगा, क्योंकि इलेक्शन की इंटरफियरेंस कानून आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। तो इलेक्शन में इंटरफेरेंस को जांचने का मयार क्या होगा? क्या नताइज होंगे कि नताइज अगर PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी जमात के हक में नहीं आते तो वो ये कहेगी कि जी इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुई है, या नताइज हक में है तो इलेक्शंस जो हैं? जी बिल्कुल, आप ये कानून बना दें, वो अदालतें खुद फैसला कर लेंगी कहाँ इंटरफियरेंस हुई और कैसे हुई है। वो कानून का बनना ही एक ढाल होगी इस खराबी के खिलाफ। अच्छा भाई साहब, फिर क्या हुकूमत के साथ अपोजिशन किसी भी मामले पर मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, अच्छा गवर्नमेंट जिस तरह से भी चेयरमैन नैब का भी मामला था, गवर्नमेंट ने कहा जी कमेटी बना लें क्योंकि अपोजिशन लीडर्स हमने बात नहीं करनी, उन पर नैब के केसेस हैं, तो ऐसे रहनुमा आ जाए जो जिन पर नैब के केसेस ना हो, उनके साथ हम बैठ जाएंगे। क्या गवर्नमेंट की इस तजवीज़ को आप मानते हैं? मैं कानून को मानता हूँ, ये हुकूमत कानून को नहीं मानती। मैं तजावीज़ पर बात नहीं कर सकता, मैं कानून की बात करूँगा। कानून बड़ा वाज़ेह है, मुल्क का कानून है, मैंने नहीं बनाया हुआ, कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुशावरत से नाम तय करेंगे। नहीं होता तो 3-3 नाम कमेटी को भिजवा देंगे, वो तय कर देगी। ये निज़ाम है, इसको अगर आप कबूल कर लें तो ठीक है। कानून तो यही कहता है, नहीं करते तो ठीक है। जिस तरह एक बदनीयती से एक ऑर्डिनेंस लाया है, जो बात भी बदनीयती पर मबनी होती है उससे मसाइल का हल नहीं होता।
तो देखें भाई साहब, कानून यही कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत होगी, बट क्या आप ये नहीं समझते कि लीडर ऑफ अपोजिशन पर भी केसेस हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा? कतई नजर इस बात से कि लीडर ऑफ अपोजिशन ज़ाहिर है आपकी पार्टी के सदर है, कोई भी हो जिस पर केसेस हों, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा नैब चेयरमैन अपॉइंट करने? केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, केस तो आप 100 बना सकते हैं, यहाँ झूठे केस रोज बनता है। मुझ पर 2 केस हैं, क्या मैं असेंबली के मेंबर नहीं हूँ? क्या मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता? मुझ पर 2 झूठे केस हैं। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को कि आकर कहे कि ये केस दुरुस्त है। आज 3 साल हो गए केस चल रहे हैं, आपने इसी लीडर ऑफ अपोजिशन को 14 महीने जेल में रखा है। आपने कभी शफाफ पानी की बातें करते हैं, कभी आशियाना की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। जिस मुल्क में लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार करके उसके बाद केस ढूंढे जाते हैं, वहाँ पर कौन से केस की बात कर रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन, जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन है आपने उससे मुज़ाकरात करने हैं, कानून ये कहता है। जब तक वो MNA हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। आप कन्विक्ट करा लें, आप कोई और जज खरीद लें और कन्विक्ट करवा लें। अगर अपोजिशन एक कमेटी 3 या 4 नाम भेजती है हुकूमत को कि ये हमारी तरफ से लोग हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे आपसे बात करेंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों की तो राय वही होगी जो लीडर ऑफ अपोजिशन की, क्योंकि होंगे ये कानून के मुताबिक नहीं है ना, ये कानून के मुताबिक नहीं है। और यहाँ कोई नाम भेजना, जब नाम लीडर ऑफ अपोजिशन भेजता है वो अपोजिशन से मुशावरत करके भेजता है, वो खुद नाम नहीं भेजता। यहाँ पर तो कोई बात कभी हुई नहीं है ना, यहाँ पर कोई मुशावरत हुई नहीं है, लिख के भेज दिया जाता है, लिख कर भेज देंगे कि जनाब ये नाम है। तो भाई साहब फिर अभी जो जमानतें, जिस तरह से खुर्शीद शाह साहब भी रिहा हो गए, फिर आपके डेफिनेटली आप लोग खुद भी और आपके लीडर भी, इस पार्टी सदर भी, गवर्नमेंट का फिर ये एहतसाब का नैरेटिव कितना मजबूत आप देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ? इंसाफ का नैरेटिव तो नहीं है यहाँ पर, एहतसाब का नैरेटिव था जो ये लेकर आए थे। खुर्शीद शाह साहब 2 साल से ज़्यादा जेल में रहे हैं, मुकदमा आप उन पर बना नहीं सके, ये इंसाफ है? ये उनको 2 साल आप वापस दे सकते हैं? कि चेयरमैन नैब बताए ना कि केस आपसे बना कोई नहीं है, 2 साल जेल में गुजार दिए। तो ये ज़मानत जो है ये हक होता है। इंसाफ का निज़ाम ये होता है कि आप इल्ज़ाम लगाएं, उस बंदा फेस करे, अगर अदालत कन्विक्ट करती है तो जेल चला जाए। यहाँ पर आप जेल में पहले डालते हैं, बाद में केस ढूंढते हैं। तो ये जेल में तो इन लोगों को, जो नैब के चेयरमैन हैं और इस किस्म के लोग हैं, इनको अंदर होना चाहिए जो ये काम करते हैं। तो ये नैब के कवानीन, जब ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से ये बात सामने आती तो गवर्नमेंट आगे से जवाब देती कि जी ये कवानीन तो आपके दौर में मौजूद थे और मेजॉरिटी केसेस आपके दौर में एक दूसरे के खिलाफ बने हैं, तो अगर ये कवानीन आपके मुताबिक बदला लेने के लिए हैं, पॉलिटिकल रिवेंज के लिए हैं, तो फिर उस वक्त चेंज क्यों ना हुए? क्या उस वक्त फोकस और मामलात की तरफ था, ये नहीं देखना? रहने देना, मैं तो कहता हूँ रहने दे कवानीन को, क्यों तब्दीलियाँ कर रहे हैं, क्यों ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं? इतना अगर अच्छा कानून है, ये नैब का वो कानून है जिसको बनाने वाले और चलाने वाले खुद इसे इस्तिस्ना हासिल करके बैठे हैं। एक फौजी आमिर ने बुलाया, अपने आप को इस्तिस्ना दे दिया, जो नैब का चेयरमैन बनता है उसको भी इस्तिस्ना है। आपके दौर में भी तो ये कवानीन चलते रहे ना, मेरे दौर में तो चला गया। मेरे भाई, मैं कह चुका हूँ कि ये कानून तब्दील नहीं हो सकते जब तक कंसेंसस ना हो, वरना मुझ पर इल्ज़ाम लगेगा। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमने इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मुझे ये पैगाम आया हाईएस्ट जुडिशरी की तरफ से कि आप इसको छेड़ेंगे, सुबह छेड़ेंगे तो शाम को ख़त्म कर देंगे, शाम को छेड़ेंगे तो अगली सुबह ख़त्म कर देंगे। ये हक़ाइक़ मैं कह रहा हूँ बड़े तल्ख़ हैं इस मुल्क के। ये कानून बना था सियासत को तोड़ने और मरोड़ने के लिए, आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, इस किस्म के गलत कानून इस मुल्क में रहेंगे। ये यानी आमिर की तरफ से कानून बना, बट पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इसको इस्तेमाल किया, ज़ाहिर है, और अभी भी कर रही है आपके मुताबिक? जी, लगे हुए सारे जी, आपके सामने है। हमारा आपका वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है कि जी मैं कर रहा हूँ एहतसाब। उसको ये नहीं पता कि नैब के इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूँकि चेयरमैन उनके कब्ज़े में है, अब उसकी ऑर्डिनेंस के ज़रिए बढ़ा दी गई है मुद्दत मुलाजमत, तो वो एहतसाब, और एहतसाब क्या किया ज़रा ये बता दें। 3 साल में कौन सा एहतसाब हो सके? अच्छा अब्बास साहब, आखिर में दोबारा से रही जो कलअदम तंजीम का एहतजाज चल रहा है, इस पर आप ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की आपने अभी पॉलिसी देखी थी कि आप ज़ाहिर है देख रहे हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात के बयानात बाज़ दफ़ा नहीं भी मिल रहे आपस में, कितनी जल्दी गवर्नमेंट काबू पा लेगी इस सारे मामले पर या नहीं पा सकेगी? देखिए, मैं इन बातों पे क्या, मुझे जब मामले का पता ही नहीं कि मामला है क्या, या तो खोलें ना टीवी को, दिखाएं कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, उनकी क्या डिमांड्स हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या वादे किए थे।
ये हकायक रखे तो मैं कुछ कहने के काबिल हूँगा। तो डर किस चीज से रही है गवर्नमेंट फिर, अगर हकायक सामने नहीं रख रही तो? सर आप भी कह रहे हैं कि डर हकायक सामने रख रही, क्यों नहीं रख रहे? कुछ डरने वाली बात है ना, कुछ झूठ बोला होगा किसी से, कोई गलत वादा कर दिया होगा अब उसको छुपाने की कोशिश में। ये तो पूरी एक तारीख है इस हुकूमत की कि हमेशा झूठ बोल देते हैं, वक्त गुजारने के लिए बाद में मुसीबत मुल्क पे पड़ती है, फिर इधर उधर की बातें शुरू कर, फिर यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। तो कोई यू टर्न ले लेंगे, वापस आ जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। मेरा अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा, तो तारीख तो यही बताती है कि ऐसे ही होता है इस हुकूमत में। यानी जिस तंजीम को अभी इन्होंने ये कहा है, कल ही अभी 24 घंटे गालिबन पूरे नहीं हुए इस बयान को, कि उसको अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर उसे निपटेंगे, तो यानी उससे बाद में मुज़ाकरात कर लेंगे फिर, और वो सब चीज़ें जीरो पे हो जाएंगी। ये एक वजीर ने कहा है, दूसरा वजीर कहता है कि ये बैंड नहीं है, प्रोस्क्राइब्ड है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब वो बेहतर जानते होंगे, अंग्रेजी उनकी बेहतर होगी, लेकिन मैं तो उसको यही समझता हूँ कि वो तंजीम जिसको काम करने की इजाज़त ना हो, तो आपस में बयान मिला लिया करें तो आसानी हो जाएगी। लेकिन अच्छा, अब भाई साहब हम अक्सर औकात ये कहते हैं कि जी अब पुलिस नहीं इस मामलात को देख पा रही, तो पुलिस को अंडर कंट्रोल कर लेंगे इस इदारे के, फलां इदारे के, फलां इदारे के। फिर पुलिस पर ये भी इल्ज़ामात लगते हैं कि जी पुलिस में सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर बतौर मीडिया पर्सन हम भी बाज़ दफ़ा हार्श हो जाते हैं पुलिस के ऊपर, और अवाम भी गुस्सा अपना पुलिस पर निकालती है। बट हकीकत इस वक्त ये है कि इस एहतजाज में पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें दी हैं। आपके दौर में भी जब एहतजाज हुआ तो ज़ाहिर पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन पर शहादतें हुई। अब पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों से अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है, आपके दौर में भी हुए, अब भी करती है, तो इसी पुलिस जो हमारे डिफेंस पर मामूर है, इसका मोराल फिर क्या रह जाएगा, एतमाद क्या रह जाएगा? जवाब हुकूमत दे ना कि क्यों ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, क्यों आप ये बातें छुपाते हैं, क्यों टीवी से छुपाते हैं? बताएं कौन से लोग शहीद हुए हैं? 11 की बात एक वजीर कर रहा है, कितने मुजाहिदीन शहीद हुए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, मकसद क्या था, क्या वो तोड़फोड़ कर रहे थे? अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और एक मार्च कर रहे थे, अगर आप उसको कंटेनर लगाकर रोक रहे हैं, खंदकें खोद कर रोक रहे हैं, मकसद क्या आपका? इसलिए ये मामलात वो हैं जिसके हकायक अगर सामने नहीं आएंगे तो बात करना बेसूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान नवाज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, जिंदगी की रौनकें बहाल रखने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम आपकी दहलीज तक। मुहिम के दौरान 12 साल से ज़ायद उम्र के 1,50,00,000 अफराद के लिए वैक्सीनेशन सहूलत की आपकी दहलीज तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। आइए मिलकर कोरोना से निजात मुमकिन बनाएं, वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।